Hello students, today our BS class. Students, we already discussed about 7 principle which is given by Henry Fayol. The first one is division of work. The second one is parity of authority and responsibility. The third one is discipline. The fourth one is unity of command. The fifth one is unity of direction. The sixth one is subordination of individual interest to general interest, and the seventh one is remuneration to the personal in our last classes. Now today I am going to teach you principle of centralization. Centralization it means केंद्रीकरण का सिद्धांत. Centralization means concentration of authority at one place or at one level in the organization. केंद्रीकरण के इस सिद्धांत के अनुसार जो फ्यूल ने प्रतिपादित किया है, संगठन में किसी एक प्लेस पर वन प्लेस और एट वन लेवल एक लेवल तक अधिकारों का हस्तांतरण होना चाहिए, मतलब कार्य करने के अधिकार देने चाहिए. ऑन द अदर हैंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी. यहाँ डिस्पर्सल जो वर्ड लिखा है इसकी मीनिंग होता है फैलाव या बिखराव. इवन टू द लोअर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. और दूसरे तरफ हम जब देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण का मीनिंग होता है कि संस्था में लोअर लेवल तक, जो निम्न स्तर का लेवल है, हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल के मैनेजमेंट तक भी अधिकारों का हस्तांतरण होना चाहिए. स्मॉल फर्म्स हैव ऑब्सोल्यूट centralization, but in large concern there is less degree of centralization. यहाँ पर जो छोटी छोटी फर्म्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण रूप से, वे पूर्ण रूप से केंद्रीकरण को अपनाते हैं. बट हम लार्ज कंसर्न की बात करें, जहाँ बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा फर्म हो, वहाँ पर थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन की हम कमी को देखते हैं, वहाँ पर उसकी कमी पाई जाती है. देयर शुड बी प्रॉपर कॉम्बिनेशन एंड बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. यहाँ पर जो सेंट्रलाइजेशन है और डिसेंट्रलाइजेशन है, इट मीन्स केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, दोनों के बीच प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. इन वन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज एक्सपीरियंस ऑफ द सुपीरियर, एबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा. हमने जैसे अभी की बताया कि किसी भी संस्था में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच प्रॉपर बैलेंसिंग होना चाहिए, मतलब पर्याप्त रूप में समन्वय होना चाहिए. अब वो किस बात पर डिपेंड करेगा? संगठन में अगर हमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए तो वो डिपेंड करेगा एक्सपीरियंस ऑफ द सुपीरियर्स, वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनके अनुभव पर. एबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट, जो भी अधीनस्थ वर्ग है, जो कर्मचारी हैं, उनकी एबिलिटी पर, एबिलिटी मीन्स उनकी दक्षता पर, कार्य क्षमता पर, कि उन पर कार्य करने की कितनी दक्षता है. एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और संगठन के साइज पर भी. अगर छोटा फर्म है तो हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, बड़ा फर्म है तो थोड़ी सी वहाँ डिफ़िकल्टी आने के चांसेस हैं. ओके, तो ये था सेंट्रलाइजेशन. नाउ इट्स पॉजिटिव इफेक्ट. इसके सकारात्मक पक्ष, फ्यूल ने जो सिद्धांत दिया अपना सेंट्रलाइजेशन, उसके सकारात्मक प्रभाव क्या है? द फर्स्ट वन इज़ बेटर डिसीजन मेकिंग. उनका मानना था जब हम सेंट्रलाइजेशन को अपनाएंगे और डिसेंट्रलाइजेशन को भी अपनाएंगे तो वहाँ पर निर्णय लेने की शक्ति बेटर होगी, अच्छी होगी. द सेकेंड वन इज़ इनकरेजमेंट टू सबऑर्डिनेट्स. अभी हमने बताया सेंट्रलाइजेशन है जो एक लेवल तक रहेगा, एक प्लेस तक रहेगा, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो लोअर लेवल तक भी रहेगा. इट मीन्स जो नीचे वर्ग के कर्मचारी काम करते हैं उनके पास भी कुछ अधिकार होंगे. जब उनके पास कुछ अधिकार होंगे तो उससे वो इनकरेज होंगे, उनको कार्य करने के लिए और अच्छी प्रेरणा मिलेगी. द थर्ड वन इज़ डिक्रीज वर्कलोड ऑफ सुपीरियर. सेंट्रलाइजेशन में सुपीरियर्स के पास अधिकार होंगे, मैनेजमेंट के टॉप लेवल के पास अधिकार होंगे, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में जो लोअर लेवल है, जो कर्मचारी हैं, उनके पास भी अधिकार होंगे. तो यहाँ पर जब छोटे व्यक्तियों के पास भी काम करने के अधिकार होंगे और वो काम को करेंगे तो जो सुपीरियर्स हैं उनका वर्कलोड ऑटोमेटिकली कम होगा. ओके, नाउ इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स. पॉजिटिव इफेक्ट है तो नेगेटिव होना स्वाभाविक है. द फर्स्ट वन इज स्लो डिसीजन मेकिंग इफ़ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन. अगर उनका मानना है कि पूर्ण रूप से हम
केंद्रीकरण को अपना लेते हैं तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। एंड द सेकेंड, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन, टॉप लेवल पर सुपीरियर्स को अधिकार देना, डिसेंट्रलाइजेशन इट मीन्स नीचे के वर्ग के कर्मचारियों को अधिकार देना। तो उनका कहना था कि अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो जो लोअर लेवल के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण का सिद्धांत। ओके, द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्केलर चेन। इट हिंदी मीनिंग सोपान श्रृंखला या संपर्क श्रृंखला। चेन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, हम सभी जानते हैं संपर्क श्रृंखला, श्रृंखला कड़ी, चेन। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल स्केलर चेन इम्प्लाइज द चेन ऑफ सुपीरियर रैंकिंग फ्रॉम द टॉप टू द लोएस्ट रैंक इन मैनेजमेंट। फ्योल के इस प्रिंसिपल के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर्स होते हैं उनकी जो रैंक होती है वो फ्रॉम टॉप टू लोएस्ट या बॉटम तक एक श्रृंखला में होती है। ईच मैनेजर इज सुपीरियर टू द मैनेजर बिलो हिम बट ही इज ऑल्सो सबऑर्डिनेट टू हिज ओन सुपीरियर्स। यहाँ पर जो ईच मैनेजर की बात कही गई, एक प्रत्येक मैनेजर या प्रबंधक जो अपने कार्य में सुपीरियर है, उसके नीचे कुछ सबऑर्डिनेट्स होंगे काम करने वाले, और उससे ऊपर भी कुछ मैनेजर्स होंगे। एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल द ऑर्डर ऑफ पाथ ऑफ दिस चेन शुड बी मेंटेन इफ सम इंस्ट्रक्शन आर टू बी मेड। मतलब फ्योल के इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में जो भी अधिकारी सुपीरियर वर्क काम कर रहे हैं उनमें फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक कार्य करने की श्रृंखला होगी। हर एक मैनेजर सुपीरियर अधिकारी होगा, तो डेफिनेटली उसके नीचे भी कुछ काम करने वाले कर्मचारी होंगे और उसके ऊपर भी कार्य करने वाले कुछ अधिकारी होंगे। इट इज़ अ पाथ ऑफ कम्युनिकेशन, कमांड एंड अथॉरिटी। पाथ इट मीन्स मार्ग या हम रास्ता कहते हैं जिसे। तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन, सूचना संचार का, आदेश का और अधिकारों का एक रास्ता होगा। एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल द ऑर्डर और पाथ ऑफ दिस चेन शुड बी मेंटेन इफ सम इंस्ट्रक्शन आर टू बी मेड। यहाँ पर जो भी कार्य करने के लिए प्रवाह बनाया गया है, जो रास्ता या मार्ग है, जो नियम बनाए गए हैं, उसके अनुसार उसे फॉलो करना होगा। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ स्केलर चेन इज दैट कम्युनिकेशन टेक्स टू मच टाइम। उनका ऐसा मानना है कि अगर हम इस प्रवाह को फॉलो करते हैं, इस स्केलर चेन या संपर्क श्रृंखला को फॉलो करते हैं, तो ये बहुत अधिक टाइम लेगा, जो अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल, एक डायग्राम के द्वारा बताऊंगी। फ्योल फेल्ट दैट for sake of convenience and to make communication fast and effective, this path can be cut off. उनका मानना है कि अगर बहुत अधिक टाइम लग रहा है तो हम इस पाथ को कुछ हद तक कट भी कर सकते हैं या शॉर्ट में उसे कम कर सकते हैं। He called it गैंगप्लांग। उन्होंने इसे समतल संपर्क का नाम दिया था। गैंगप्लांग इट हिंदी मीनिंग समतल संपर्क। This enables to subordinates or employees or manager to communicate directly with each other. अगर बहुत अधिक टाइम लगता है एक दूसरे के द्वारा ऑर्डर देने में या सूचना में या किसी कंप्लेंट में, तो एक दूसरे से डायरेक्ट संपर्क भी हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्केलर चैनल का एक डायग्राम दिया गया है, जैसे आप सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए टॉप में A, B, D, F, H एंड A, C, E, G, I. In the above diagram of scalar chain, if F has to communicate with G, then information of message first flow upwards to D, then to B and then to A. इस डायग्राम के अनुसार अगर F है उसको कम्युनिकेट करना है G को, तो उसे कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले उसे फर्स्ट फ्लो अपवार्ड टू D, उसे सबसे पहले D को कम्युनिकेट करना होगा, देन B, देन A, फिर वो डाउनवर्ड आएगा C, E, G। तो इस तरीके से जो भी कम्युनिकेशन है पहुंचने में उसे इतना लंबा टाइम लगेगा। फ्योल सजेस्टेड दैट इन नॉर्मल प्रैक्टिस दिस चेन शुड बी फॉलोड। उनका मानना है कि अगर कोई सामान्य कार्य है या अभ्यास है तो वहाँ पर हम इस संपर्क श्रृंखला को फॉलो कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ अर्जेंसी एम्प्लॉय एट सेम लेवल कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली थ्रू गैंग प्लान। और ये यहाँ पर जो एक
डॉट डॉट लाइन दी गई हैं जैसे आप देख रहे हैं। उनका मानना है कि लेकिन कोई अर्जेंसी है, किसी कार्य में हमें जल्दी है या हमें वो जल्दी कम्युनिकेट करना है, तो आप डायरेक्ट गैंग प्लान के द्वारा भेज सकते हैं। इट मीन्स जैसे जी को कम्युनिकेट करना है आई को, तो वो डायरेक्ट FDBACGEGI पे ना होकर डायरेक्ट H to I पर गैंग प्लान के द्वारा जा सकता है। इन द एबो केस F कैन करस्पॉन्डेंट डायरेक्टली विथ G when message is urgent but they must inform D and E respectively। अब जैसे कि उन्होंने यहाँ पर बोला कि जो F है वो डायरेक्ट G को कम्युनिकेट करता है, डायरेक्ट मैसेज करता है। अगर मैसेज अर्जेंट है तो वहाँ पर F और G को D और E को भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी होगा। ओके, तो ये था हमारा स्केलर चेन। समतल संपर्क का भी नाम दिया गया है, सोपान श्रृंखला का भी नाम दिया गया है और संपर्क श्रृंखला का भी। इट मीन्स कार्य करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हुए एक पाथ बनाया गया है जिसको उन्होंने फॉलो करने के लिए जोर दिया था। नाउ इट्स पॉजिटिव इफेक्ट। द फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इट मीन्स सूचना या संप्रेषण, उसके लिए एक सिस्टमेटिक प्रवाह बना। जैसे बताया ए से बी को, डी को, एफ को, एच को, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि ए से एच को। उन्होंने कहा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में जाएगा। द सेकेंड वन इज़ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जो अधिकार है और जो उत्तरदायित्व हैं उनकी क्लियर लाइन होगी कि भैया मैंने बी को कम्युनिकेट किया था, बी ने डी को किया, डी ने एफ को किया और एफ ने एच को किया। कोई भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता। एंड द थर्ड वन इज़ नो कम्युनिकेशन गैप। यहाँ पर किसी भी प्रकार की गैपिंग नहीं आएगी अगर हम स्केलर चेन को फॉलो करते हैं तो। नाउ इट्स नेगेटिव इफेक्ट, नकारात्मक प्रभाव। फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन मे नॉट फ्लो इन प्रॉपर डायरेक्शन। अब जो आलोचक हैं उनका मानना है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जाती है। एंड द सेकेंड वन इज़ डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब जब स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के पास पहुँचेगी तो वहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा लगेगा तो डिसीजन लेने में देरी होगी। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड स्केलर चेन। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर का मीनिंग किसी को आदेश देने से नहीं है। फ्यूल के इस प्रिंसिपल ऑर्डर का मीनिंग है समानता या समता का सिद्धांत। फ्यूल सेड दैट देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। एट द सेम टाइम एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन इट्स ओन प्लेस। फ्यूल का ऐसा मानना है कि प्रत्येक चीज़ के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक प्रॉपर स्थान होना चाहिए और एक निश्चित समय पर वो प्रत्येक चीज़ और एक प्रत्येक व्यक्ति अपने उस स्थान पर होता है। दैट मीन्स देयर शुड बी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल एंड प्लेसमेंट ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनका कहना है कि संगठन में जो भी मटेरियल है और जो भी कार्य करने वाले लोग हैं उन सभी का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल फर्दर सिग्निफाइज दैट ईच मैन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक अप दैट वर्क फॉर विच ही और शी इज़ बेस्ट सूटेड। उनके इस प्रिंसिपल के अनुसार जो भी व्यक्ति जिस काम में योग्य है उसे वही काम देना चाहिए। इट मीन्स प्रत्येक व्यक्ति का और प्रत्येक चीज़ का एक निश्चित स्थान होता है और उन्हें वह स्थान देना चाहिए अगर वह व्यक्ति उस काम में योग्य है और करने के लिए सक्षम है। ओके, दिस इज़ द इक्विटी। And now its positive effect. The first one is increase in sense of belongingness towards organization. यहाँ belongingness is it means अपनापन। जब प्रत्येक व्यक्ति को या मटेरियल की बात कहें या थिंग्स की बात कहें उनका प्रॉपर प्लेस दिया जाएगा, उनके सूटेड वर्क दिया जाएगा तो उनमें उस संगठन के प्रति अपनापन आएगा और वे अच्छे से काम लगाकर मन लगाकर कार्य करेंगे। द सेकेंड वन इज बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉय। बूस्ट मोरल इट मीन्स उनकी नैतिकता में वृद्धि होगी। जब व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार काम करेगा, उसे सही प्लेस दिया जाएगा तो उससे उनका मोरल डेवलप होगा। नाउ इट्स नेगेटिव इफेक्ट। द फर्स्ट वन इज डिक्रीज इन सेटिस्फिकेशन अमंग्स एम्प्लॉय।
कई बार ऐसा होगा कि किसी को उसका सही जगह देने में हो सकता है कि किसी के साथ कुछ गलत हो जाए। अगर दो व्यक्ति हैं, एक ही कार्य करने के लिए योग्य है, एक को मिल पाता है और दूसरे को नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी जेलसी क्रिएट होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, सेटिस्फिकेशन की कमी आ जाएगी। द सेकेंड वन इज लैक ऑफ एफिशिएंसी, दक्षता में भी कमी आएगी। एंड द थर्ड वन, अनहेल्थी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स, जब एक ही व्यक्ति एक ही काम के लिए दो सुटेबल व्यक्ति हैं, एक को देने से और एक को ना देने से वहाँ पर जेलिसी आएगी, और ऐसे होने से सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच भी एक अनहेल्थी रिलेशन बनेगा जो दोनों के लिए कुछ समस्याएं क्रिएट करेगा। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इक्विटी, समानता का सिद्धांत।